1761 के पानीपत में एक अजीब तस्वीर बनी थी। मराठी बहादुरी में किसी से कम नहीं थे, पर कुछ गलत फैसले और कुछ गलत हिसाब जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने हिंदुस्तान की किस्मत ही बदल दी। दुश्मन मराठा तलवार से नहीं, बल्कि मराठाओं की गलतियों से जीता। आज पानीपत पार्ट 2 में हम देखेंगे वो लापरवाहियां, वो राजनीतिक धोखे और वह पल जिन्हें अगर मराठे समझ जाते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो शुरू करते हैं पानीपत की वो असली गाथा, वह हिस्सा जहां हौसला भी था और किस्मत का सबसे बड़ा धोखा भी। आप देख रहे हैं इंडियन एम्पायर टेल्स, जहां इतिहास की तलवार अब फिर से चमक रही है। अगर आप भी उस इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तलवार की तरह हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं हूं राहुल, आपके साथ इस गौरवशाली इतिहास की खोज में। पहले पार्ट में हमने देखा कि 70,000 सैनिक, 200 तोपें और सैकड़ों घोड़े और हाथी, ऐसे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य काफिला लेकर मराठा सेना 14 मार्च को पुणे से निकलकर रास्ते में और सरदारों को साथ जोड़कर 2 अगस्त को दिल्ली में पहुंच गई। मराठों को उम्मीद थी कि उत्तर भारत में राजपूत, जाट और सिख उनका साथ देंगे, पर अब्दाली और नजीब उद दौला की चालों से सब तटस्थ हो गए और मराठा अकेले पड़ गए। अब्दाली ने 1759 में एक विशाल अफगान रोहिल्ला अवध सेना संग लाहौर से दिल्ली तक बढ़ते हुए मराठों को कुचल दिया और पानीपत के मैदान में डेरा डाला। 1761 की सर्दियों में भाऊ की सेना राशन से वंचित, भूख और ठंड से जूझती रही, मगर फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार 13 जनवरी 1761 को भाऊ ने निर्णय लिया कि अब घेरा तोड़कर निर्णायक युद्ध करने का। उस रात मराठों की छावनी में युद्ध रचना को लेकर खलबली शुरू हुई। कौन से सरदार को कौन सी बाजू संभालनी है और युद्ध में किसकी क्या भूमिका होगी, इस विषय पर मार्गदर्शन किया गया। सरदारों ने अपने अपने सैन्य दल को उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराया। सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठे अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने वाले थे। 14 जनवरी की सुबह 4 बजे ही सभी सैनिक जाग गए और शस्त्रों के साथ पूरी तरह सज्ज हो गए। सदाशिव भाऊ को मुजरा कर हर सरदार अपने अपनी निर्धारित जगह पर पहुंच जा चुका था। भाऊ और विश्वासराव अपनी गुजराती फौज के साथ बीच में तैनात थे। उनके पीछे शमशेर बहादुर, यशवंतराव पवार और संताजी मानेश्वर की फौज खड़ी थी। गुजराती फौज की बाई और विठ्ठल शिवदेव और धनाजी गायकवाड़ की फौज थी। पूर्व दिशा में इब्राहिम गार्दी अपनी सेना को लेकर तैनात था। उसका बुलंद तोपखाना गोलाकार बंदोबस्त में चारों ओर खड़ा था। नैऋत्य दिशा में गुजराती की दाई और शिंदे बंधुओं की सेनाएं थी। पश्चिम की ओर मल्हार और होलकर को मोर्चा दिया गया था और इन सबके पीछे स्त्रियां और गैर लड़ाकू लोग खड़े थे। मराठों के कुल मिलाकर लगभग 70,000 सैनिक थे। गुजराती में लगभग 10,000 घुड़सवार थे। इब्राहिम गार्दी के पलटन में लगभग 9,000 सैनिक थे। विंचुरकर और गायकवाड़ के पास 5,000, जबकि शिंदे और होलकर के पास मिलाकर लगभग 10,000 सैनिक तैनात थे। पूरी मराठा सेना लगभग 6 मील की विस्तार में फैली हुई थी। भोर में मराठा सेना की हलचल देखकर अहमद शाह अब्दाली ने भी अपनी सेना की व्यवस्था की। उसने अपने सैन्य दल की रचना चंद्रकोर हाफमून आकार में की थी। इब्राहिम गार्दी के सामने दाहिनी छोर पर बरखुरदार खान और अमीर वैद की सेना थी। पिंचुरकर और गायकवाड़ के सामने रोहिल्ला हाफिज रहमत खान की फौज तैनात थी। अफगान सेना के बीच में मराठा गुजराती की ठीक सामने वजीर शाह अली खान खड़ा था। उसके साथ ऊंटों पर बंदी छोटी तेज चलने दौड़ने वाली तोपें भी थी। वजीर के बाएं हिस्से में शुजा उद दौला और नजीब खान खड़े थे। दिल्ली लाहौर शाही मार्ग के पास सिवा गांव के ईशान्य में शाह पसंद खान की अंतिम टुकड़ी तैनात थी। सेना के बिल्कुल पीछे एक और ऊंचे स्थान पर अपने चुने हुए फौजी दस्ते के साथ अब्दाली घोड़े पर सवार खड़ा था। उसके लड़ाकू सैनिकों की संख्या लगभग 50,000 थी। इसके अतिरिक्त उसके पास 6,000 तिजलबाशों की एक आरक्षित फौज भी थी, जो अत्यंत क्रूर और विनाशकारी माने जाते थे। सूरज की पहली किरण के साथ मराठा और अफगानों की दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ भगवा ध्वज और दूसरी ओर हरे परचम की कतारें। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और दिलों में तूफान। सुबह के 9 बज चुके थे। ठंडी हवा और कुहासे के बीच रणभेरी बजी।
मराठाओं ने गर्जना के साथ युद्ध को आरंभ किया। हर हर महादेव। इब्राहिम खान गारदी की अगुवाई में मराठाओं की तोपें गरजने लगी। फ्रांसीसी ढंग की बनी हुई तोपें इतनी सटीक थी, अब्दाली की पहली लाइन में सैकड़ों सैनिक गिर पड़े। गर्जन और चीखों के बीच भगवा तेज लहरा उठा। मराठों का पहला वार भारी पड़ा। भाऊ ने अपनी भारी घुड़सवार सेना को आगे बढ़ाया। होलकर, शिंदे, भावे, गायकवाड़, हर सरदार अपने दस्ते के साथ अफगानों पर टूट पड़े। अब्दाली की पहली लाइन बिखर गई। ऐसा लगा कि मराठा इतिहास का सबसे बड़ा विजय अध्याय लिखने जा रहे हैं। तभी गायकवाड़ और विठलपंत अचानक बिना तोपों के घुड़सवार लेकर आगे बढ़ गए। उन्होंने रोहिल्लाओं पर हमला किया, लेकिन तोपों के सामने मराठाओं की सेना ही दिखाई दे रही है। ये देखकर इब्राहिम खान गारदी को तोपों का हमला रोकना पड़ा। तभी अब्दाली ने अपनी चाल चली। उसकी ऊँटों की तोपें आगे आई। हर ऊँट की पीठ पर 2 गुरनम तोपें बांधी गई थी, जो चलते चलते भी गोली बरसा सकती थी। गायकवाड़ और विठलपंत की सेना बीच मैदान तक पहुंची। अब्दाली ने अपने ऊँटों को आगे बढ़ाया और अचानक चारों ओर से तोपों की आग बरसने लगी। मराठा सेना के बीच की लाइन जलकर राख हो गई। ये सब होने के बाद भी इब्राहिम खान गारदी ने अपनी तोपों को पीछे नहीं हटाया। वो घायल था, पर लगातार तोप चलाता रहा। उसके सैनिक ने उसे पीछे हटने के लिए बोला, लेकिन उसने मना कर दिया। उसकी तोपों ने आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखी। कई अफगान दस्ते उसकी आग में जलकर खाक हो गए। आखिरकार बारूद खत्म हुआ और अब्दाली के घुड़सवारों ने गारदी पर झपट्टा मारा। उसे पकड़कर जिंदा जलाया गया, लेकिन उसने आखिरी सांस तक मराठाओं के रहस्य नहीं बताए। दोस्तों, मराठा सेना पानीपत से दिल्ली की ओर यानी दक्षिण की दिशा की तरफ बढ़ रहे थे। सुबह 9 बजे शुरू हुई इस लड़ाई में दोपहर बाद सूरज दक्षिण की ओर झुकने लगा, तो उसकी तेज रोशनी मराठा सैनिकों की आंखों और सिर पर सीधे पड़ने लगी। इससे मराठा सैनिक परेशान हो गए। पहले ही मराठा सेना पानी की कमी से त्रस्त थी, और जब तेज धूप सीधे सिर पर पड़ने लगी, वो बुरी तरह व्याकुल हो उठे। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इसी दौरान सदाशिवराव भाऊ ने अपनी घोड़ी रोकी। दूर धुएं के बीच में उन्होंने देखा कि विश्वासराव पेशवा का बेटा अपने घोड़े पर सीधा दुश्मन की तरफ बढ़ रहा था। तभी अब्दाली के सैनिकों ने चारों ओर से उसे घेर लिया। एक अफगान के बंदूक से निकली हुई गोली जाकर सीधे विश्वासराव की छाती में धंस गई और पेशवा का वारिस मृत हो गया। ये जब सदाशिवराव भाऊ ने देखा, वो बिना सोचे अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर विश्वासराव के पास चले गए। यहाँ मराठा सेना ने देखा कि सदाशिवराव भाऊ का हाथी खाली है। पूरी सेना में डर फैल गया। उन्हें लगा कि सदाशिवराव भाऊ वीरगति को प्राप्त हो गए, और इसका परिणाम ये हुआ कि मराठा सेना अपनी स्फूर्ति खो गई। दूसरी ओर दुश्मनों की सेना जो हार की ओर जा रही थी, उनके अंदर नया जोश आ गया और वो फिर से उठकर खड़े होकर लड़ने लगे। सदाशिवराव भाऊ के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी थी। उन्होंने कवच उतारा, हाथ में तलवार उठाई और भाऊ घोड़े पर सवार होकर सीधे अब्दाली की तरफ बढ़े। उनकी तलवार हवा को चीरती हुई कई अफगान को काटते हुए आगे बढ़ रही थी, पर भीड़ इतनी थी कि हर बार एक नए दुश्मन से टकरा रहा था। सदाशिवराव भाऊ का घोड़ा घायल हो चुका था। उन्होंने पैदल लड़ना चालू किया, लेकिन अफगानी सेना ने उन्हें घेर लिया। अब्दाली के एक सिपाही ने पीछे से वार किया। भाऊ मुड़े और उसे वहीं काट डाला, लेकिन तभी एक और वार, एक और भाला, और फिर मराठा सेना का सूर्यास्त हो गया। पानीपत का मैदान अब सिर्फ लाशों से भरा था। कहीं कोई जख्मों की वजह से कराह रहा था, तो कहीं कोई आखिरी सांसें गिन रहा था। शाम तक युद्ध खत्म हो चुका था। मराठा शिविर में मातम छा गया। अब्दाली जीत गया, पर उसकी आंखों में भी डर था। इतनी तबाही, इतना खून उसने खुद कभी नहीं देखा था। पानीपत के मैदान में करीब 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे। इतिहास कहता है ये एक ऐसा दिन था जब धरती भी शर्मसार हो गई। मराठा सेना का विनाश का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस युद्ध में महाराष्ट्र का हर घर में किसी का रिश्तेदार या कोई सगा मारा गया था। इसमें सिर्फ सैनिक ही नहीं थे, बल्कि इसमें आम नागरिक भी थे। मराठा सेना की हार के बाद अब्दाली ने इन नागरिकों को या तो मार दिया या फिर गुलाम बनाया। मल्हारराव होलकर जो बच गए थे, वो टूटे दिल से दक्षिण की ओर लौट गए। जब ये खबर पुणे पहुंची, तो बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर टूट गए। कहते हैं कुछ ही महीनों में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और उनका भी अंत हो गया। मराठा साम्राज्य जैसे टूट गया था। और दोस्तों, ये सिर्फ पतन नहीं था, ये अगली क्रांति की भूमिका थी। पानीपत की राख से उठे 2 नाम
माधवराव पेशवा और महाजी शिंदे। माधवराव ने प्रशासन को फिर से खड़ा कर दिया। महाजी शिंदे ने उत्तर भारत में मराठाओं की प्रतिष्ठा वापस दिलाई। सन 1771 में मराठाओं ने दिल्ली पर फिर से कब्जा किया। उन्होंने वही दिल्ली वापस ली जिसे 1761 में खो दिया था। मराठा मरे नहीं थे, वो बस घायल हुए थे। दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठाओं के साम्राज्य का पतन नहीं थी, बल्कि वो भारत की एकता का अंतिम सपना थी जो वहाँ दफन हो गया। अगर वो दिन मराठे जीत जाते तो शायद भारत फिर कभी किसी विदेशी के अधीन न होता। लेकिन किस्मत ने वो कहानी लिखी जिसने आगे आने वाले 100 सालों तक हिंदुस्तान को गुलामी की छाया में धकेल दिया। पानीपत आज भी वही है। वो मैदान, वो रेत, वो हवा, सब आज भी गवाही देते हैं कि जब हिंदुस्तान के बेटे एकजुट नहीं होते तो दुश्मन सरहद पार से नहीं, दिलों के भीतर से जीत जाते हैं। और यही सब हर पीढ़ी को याद रखना चाहिए। इतिहास को छुपा दिया जाए तो एक समय के बाद वह सच नहीं सबक बन जाता है। ऐसी कहानियां जिंदा रहनी चाहिए। कमेंट करिए और इंडियन एम्पायर टेल्स से जुड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।